काम किया उसको रिजल्ट मिलना चाहिए ना। हम अच्छा ये बताओ आजकल उधर क्या चल रहा है चौरिस्तान फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट में? एक तो हम वहाँ का लॉन स्टैब्लिश कर रहे हैं। अच्छा इसके अलावा नर्सरी रेजिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं अच्छा। ताकि हम अपना खुद का एक जर्म प्लाज्म यूनिट बना सकें। हमारे जो कोई प्लांट डेड हो जाते हैं या किसी भी इंसेक्ट पेस्ट का शिकार हो जाते हैं उनको हम खुद ही अपने प्लांट्स से रिप्लेस कर सकें। इसके अलावा हम जो है वो मार्केट में भी आगे सेल कर सकें। सही है। ये तो किस तरह से तैयार करोगे तुम लोग अमरूद की नर्सरी और बाकी चीज़ों की? अमरूद की नर्सरी के लिए तो हम पहले जो है ना मार्केट से परचेज करेंगे अमरूद खुद, ठीक है। और जो मंडी से मिलते हैं अमरूद जो गले हुए होते हैं इस तरह के वो उठाएंगे, उनके सीड निकालेंगे उसमें से और फिर खुद जो है पॉलीथीन में उसकी सीड्स लगा के तो तैयार करेंगे प्लांट। और अमरूद के अलावा और किस चीज़ की खुद तैयार करनी है? सिट्रस का करेंगे। अच्छा। उसमें जो खट्टी जिसे कहते हैं उसके सीड कलेक्ट करेंगे, वो लगाएंगे। फिर उसके बाद तकरीबन साल के बाद उसके ग्राफ्टिंग शुरू करेंगे। डेट पाम के जैसे हैं तो उसके जो शक्कर हैं सस्ते जो मिलते हैं छोटे, उसकी नर्सरी तैयार करेंगे हम। थोड़ी सी लैंड जैसे हमारा नर्सरी एरिया है उसके सोलर के साथ जो आप देखते हैं जगह पड़ी है वहाँ पे हम बना के जगह फ्लैट वहाँ पे सारा जो है ना क्लोज करके लगा देंगे। अच्छा। हाँ जैसे नर्सरी प्रॉपर होती है वैसे इस्टेब्लिश करनी है। बिल्कुल। तो ये कितना टाइम लग जाता है सिट्रस की नर्सरी को तैयार होने में? सिट्रस की मैंने जैसे बताया साल तो ग्राफ्टिंग के लिए लग जाता है ना। ग्राफ्टिंग के बाद भी आप उसको तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने देते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, ताकि उसके जो आपने ऊपर साइंस स्टॉक लगाया है वो प्रॉपर जो है ना सेट हो जाए, ताकि आप उसे जब फील्ड में ट्रांसप्लांट करें तो उस वक्त वो ये ना हो कि पहले ही वो उसकी हालत इतनी खराब मतलब इतना नाजुक हो कि आप जब ट्रांसप्लांट करें तो मर जाए, वो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अच्छा ये आजकल जैसे कि बिजली जा रही है बहुत ज़्यादा जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है, तो इसमें फिर अब ड्रिप के लिए जो है वो क्या किया जा सकता है उसकी वोल्टेज पूरी करने के लिए? क्योंकि हमारी साइड में भी नहीं चल रही ड्रिप ना, दिन के टाइम तो बिल्कुल नहीं चल रही। हमारे पास तो सोलर सिस्टम लगा हुआ है ना। अच्छा। हमें तो ये जो इशू है फेस नहीं कर रहे, हमें सोलर पे चलता है हमारा सारा। तो वोल्टेज भी प्रॉपर रहते हैं उसके पूरे? सोलर पे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप देखते हैं कि दिन के टाइम अगर वोल्टेज का इशू है तो आप अगर आपके पास जैसे ड्रिप लगी हुई है तो आप ड्यूटी लगाएं किसी आपके लेबर मैन है जैसे उसको रात के टाइम से वहाँ पे जो है ना कहीं भी काम करें। रात के टाइम वोल्टेज तकरीबन पूरे होते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि दिन के टाइम लैब ओपन होती हैं, डिपार्टमेंट ओपन होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, इसलिए वोल्टेज ज़रा इशू करते हैं। अब साहब तेल बहुत महंगा हो गया है। बस भाईजान ऐसा ही है। अभी तो सुनने में आ रहा है कि ये 350 तक जाना है। 350? 350 तक जाना है। बस साइकिल जिंदाबाद। सुना तेरा पुराना सोहराब जो था वो किधर गया आजकल तुमने? यार उन्होंने सेल कर दिया, पेट्रोल डलवा लेते वो सेल करके बाइक में। सही। यार मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी आना शुरू हुआ था ना तो पेट्रोल था 105 रुपये 2016 में, और जब स्कूल जाते थे तो 60 रुपये का लीटर होता था। कैसा टाइम याद आता है फिर? ऐसा ही है, पुराना टाइम अच्छा था यार। बहुत अच्छा था। कैसे अच्छा था? क्या मतलब है? पेट्रोल के हिसाब से देख लो भाई। पेट्रोल के हिसाब से कहाँ 60 रुपया लीटर था आज देख मुझे लो। याद है जब मैं स्कूल में था तकरीबन 3-4 या इस तरह, तब उस वक्त 20 रुपये लीटर भी पेट्रोल होता था। अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, घी इतना महंगा हो गया, हर चीज़, लोग ले कैसे रहे हैं? इसी बात का तो है कि लोग जो है ना कोई एहतजाज नहीं कर रहा। हुकूमत भी कह रही है कि लोगों को कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, वो सर्वाइव कर रहे हैं इसी रेट के साथ, वो अपनी मर्जी से रेट बढ़ाई जा रहे हैं। वो लास्ट टाइम याद है वो जो पंप के ऊपर लाइनें लगी हुई थी यहाँ वापस? हाँ। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आता, आपने एक दफ़ा टैंकी फिल करवा ली, आप हफ्ता गुजार लोगे, बाद में महंगे डलवाना है। वो 3 घंटे लाइन में लग के जलील होके 30 रुपये सस्ता डलवा लिया, कितने दिन चला लोगे? ये वैसे बड़ा अजीब, ये बहुत अजीब बिहेवियर है जो हमारे यहाँ ही सिर्फ हमें नजर आता है। हाँ। कोई भी चीज़ महंगी है उसके लाइन लग जाएगी उसको लेने के लिए एक दिन पहले। ऐसे ही आपको क्या लगता है ये कब तक ये कीमतें सेटल डाउन होंगी? कोई आइडिया नहीं। अभी इस हुकूमत से तो कोई अच्छी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है।
अगली जो भी हुकूमत आएगी वो देखते हैं क्या इकदाम करती है। हो सकता है अगली हुकूमत फिर ही नहीं की हो। फिर क्या करोगे? फिर भाई करेंगे सर्वाइव। देखो अब ये है कि एक बार रेट बढ़ गए हैं ना, कम भी हुए ना, तो इतना ज़्यादा कम नहीं होंगे कि जैसे हम सोचते हैं कि पहले इतना सस्ता था इतना सस्ता, उस लेवल पे तो फिर भी नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर पेट्रोल अब 249 हो गया है तो ये कभी भी आप 120 या 150 तक तो फिर भी नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, मैक्सिमम अगर हो भी गया कम तो कितना हो जाएगा, 200 से तो फिर भी ऊपर ऊपर ही रहेगा, इतना कम नहीं जाने वाला। नहीं तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, हमारी जीडीपी की बैकबोन होता था एग्रीकल्चर, ठीक है। अब जो है वो खाद जो है वो 5,000 रुपये से डीएपी जो है वो 11,000 रुपये की हो गई है। ऐसे ही। तो अब क्या लगता है कि फार्मर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका? जो छोटे फार्मर हैं वो तो ले ही नहीं पा रहे। ठीक है, डीएपी को तो छोड़ो, यूरिया के जो अब प्राइस देख लो 1600 से कहाँ तक चली गई, 2200 2400 2600 की भी मिल रही है जगह जगह से। मिलने की तो छोड़ो, पैसों को तो छोड़ो, मिल ही नहीं रही, यूरिया मिल ही नहीं रही, अवेलेबल ही नहीं है, मिलती है तो बहुत मुश्किल से और ब्लैक में मिल रही है। तो जाहिर सी बात है इफेक्ट तो होगा उसका क्रॉपिंग पे, किसान की क्रॉप अच्छी नहीं होगी, आगे उसको क्या मिलना है। नहीं तो अगर हमारा एग्रीकल्चरल वही हमारा जो इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है वही अगर बैठ जाएगा तो फिर कहाँ से आने हैं पैसे? ये लोग तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते ना, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते, इनका रुझान तो वैसे ही इंडस्ट्री की तरफ होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज़ पे उनको चाहिए सोचना चाहिए कि जो किसान तबका है उसके लिए सहूलियात प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर वो कोई भी क्रॉप लगाएगा उसको उस हिसाब से फर्टिलाइजर नहीं देगा, पेस्टिसाइड नहीं देगा, वो उस हिसाब से अपनी इनकम वहाँ से निकाल ही नहीं सकेगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, जाहिर है। बिल्कुल ऐसा ही। प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसकी अपनी नीड्स बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, किसी दूसरे की कहाँ से पूरी होंगी उससे। या तो फिर ऐसे करें ना, इसका एक ये भी है, अगर फर्टिलाइजर महंगी है, पेस्टिसाइड महंगी है, आगे जो फार्मर है अगर कोई चीज़ सेल कर रहा है, अगर कॉटन है, वीट है, कुछ भी है, तो उसके भी प्राइस उस हिसाब से बढ़ाना चाहिए उनको, ताकि लेकिन वो तो प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन वो तो नहीं बढ़ रही ना? नहीं बढ़ रही, यही तो इशू है, बढ़ानी चाहिए ना, फिर फार्मर को भी प्रॉफिट होना चाहिए। अगर वो उसको बढ़ाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो है जो आपके फ्लोर मिल्स का आटा है वो भी बढ़ जाएगा, फिर वही जो है आपका मजदूर तबका है वो उसको नहीं ले सकता, कपड़े की कीमत बढ़ कपड़े जाएगी, की कीमत बढ़ जाएगी, वही इशू आ जाता है ना, फिर गरीब तो फिर भी गया ना। जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें जो अमीर तबका है ना वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब तबका बेचारा पिसता जा रहा है, और तनख्वाहदार भी, तनख्वाहदार जिनकी फिक्स सैलरी है आगे तो पूछे ही ना जिनकी फिक्स सैलरी है उनका तो वही वो कह रहे थे 15% को इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, वो भी कैंसिल कर दिया। हाँ कैंसिल सैलरीज में वो बजट के अंदर गुंजाइश ही नहीं। इंक्रीमेंट का हमारा क्या लेना था, हमें तो नहीं हमारा ये होना था ना, जब हमारी सैलरी स्टार्ट होनी थी वो 15 के साथ ही होनी थी ना। अच्छा अच्छा, तो अब ये है कि वो उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया। नहीं तो जितनी हम लोगों की सैलरीज हैं 15% इंक्रीमेंट लगा लो कितने ही बन जाते हैं ये बात भी तो देखो ना इनको हमारे मुल्क में जो हमारे जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी है वो इंतहाई नाकाम है। अच्छा अब्दुल कादिर, मैंने एक वीडियो देखी है आपके इस चैनल पे, कॉलीफ्लावर का आप कर रहे हो उस पे। हाँ, तो ये नर्सरी कितने दिन में तैयार हो गया? 27 दिन में। 27 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए 27 दिन में ये तैयार होगी। इसको अगर हमने जिस तरह लगाया है, इसकी अगर अप्रोप्रिएट केयर की और जो इसको फीड करना होता है प्रॉपर, तो ये 27 डेज से कम में भी हो जाती है तैयार। उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट भी करेंगे और ये यंग प्लांट्स जो हैं वो सेल भी करेंगे। आपने इस आपकी ये जो सीडलिंग्स होंगी कॉलीफ्लावर की, आपने हमें लाजमी देना है, हमने इंटर क्रॉपिंग में इसका एक्सपेरिमेंट लगाना है। सर आप लें, आपके लिए तो लगा रहे हैं हम अच्छा ये बताइएगा, जो आपने सीड्स लगाए हैं कोई स्पेशल वैरायटी है? जी, वैरायटी जो है ये स्पेशल है। स्पेशल क्या, सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी है जो कि उन्होंने क्लेम किया है कि ये टॉलरेंट है, हीट टॉलरेंट है, तो आप इसको अर्ली कर सकते हैं। अर्ली का ये है कि जिस टाइम पे हमारी क्रॉप आएगी उस टाइम पे पर केजी कॉलीफ्लावर 50 रुपीज़ या 60 रुपीज़ होगा। और इसकी इस वैरायटी की एक और स्पेशलिटी ये है कि इसके एक प्लांट के ऊपर 3 दफ़ा कर्ड लगती है, 3 दफ़ा गोभी बनती है एक ही पौधे के ऊपर। ये इसकी स्पेशलिटी है। तो फार्मर इसको अडॉप्ट कर रहे हैं? फार्मर कर रहा है। ये हमारे तो इस पूरे रीजन में हमारे ये मेलसी साइड पे और ये चिश्तियाँ साइड पे, यहाँ पे हारूनाबाद में अच्छी खासी होती है। सही। पहले इसकी जो पिछली पहले वाली जो वैरायटीज़ हैं इसी कॉलीफ्लावर की, सिंजेंटा की,
उनके अंदर वो सब इतनी टॉलरेंट नहीं थी, तो वो लोगों ने किए, उनके तजुर्बे नाकाम हुए, लेकिन फिर ये एग्रीकल्चर नाम ही इसी का है। मेरे ख्याल से टॉलरेंट ना होने के अलावा उसके ऊपर कार्ड भी तो एक दफ़ा लगता है कार्ड ना, एक इन्वेस्ट कर सकते हैं हाँ, आप, तो आप इसको तो 3 दफ़ा कर सकते हैं। हाँ 3 दफ़ा कर सकते हैं। अच्छा, इस दफ़ा आपका कोई प्लान है एक्सोटिक वेजिटेबल्स की तरफ सो करने का? इंशाल्लाह है। कौन कौन सी लगाएंगे? हम लोग विंटर में कोशिश करेंगे ब्रोकली लगाने की प्रॉपर, क्योंकि लास्ट टाइम तो विंटर का पीरियड भी हमें कम ही नसीब हुआ है। बिल्कुल। तो इतनी जल्दी तो फिर उसके अंदर ब्रोकली हो नहीं सकी, उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसे, वो बोल्टिंग हो गई उसकी। और बाकी हमने और उसके अलावा चार्ट लगाएंगे और स्विस चार्ट और आर्टिचोक वगैरह दोबारा लगा कर देखेंगे। उसके अलावा पार्सले हमने करना है, उसकी नर्सरी तो खैर अभी भी तैयार हो गई है हमारे पास, क्योंकि वो हमने शेड में रखी थी, वो तैयार हो गई है। अब उसको बाहर फील्ड में करके देखते हैं, है तो वो विंटर क्रॉप, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। फ्लावर के अंदर हमारा इरादा है ग्लैड लगाने का सितंबर में। आइसबर्ग के भी कुछ सीड लगानी चाहिए। आइसबर्ग लेटस के, लेटस हमारे पास हो गई है, वो बड़ी है। सही, आपने शायद देखी नहीं। सही, हाँ मैंने और नहीं किया। लेटस की मार्केट वैल्यू क्या है यहाँ पे? लेटस की मार्केट वैल्यू सब्जी मंडी में तो अगर आप ले जाएं तो हर चीज़ बिक जाती है, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं, जो स्पेशल आइटम जिसको आप कह लें, जैसे ब्रोकली है या लेटस, उसको फिर वो नॉर्मल रेट पे ही कंसीडर करते हैं, उसको ज़्यादा मंडी में नहीं कंसीडर होती। अगर हमसे कोई होटल वाला ले ले या तो फिर हम उनको ज़ाहिर क्या मतलब अगर आप ब्रोकली लेके जाते हैं तो आपको कॉलीफ्लावर के रेट पे कॉलीफ्लावर के रेट पे, उनके लिए हमारे यहाँ पे लोकल अभी कंसेप्ट नहीं है इतना ज़्यादा, लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो समझते हैं ये सब्ज़ गोभी है, तो फिर वो उसी की वजह से फिर रेट भी वो सेम ही तोलते हैं। हालांकि अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर में जाएं, वहाँ पे अलफता से अगर आप लें ब्रोकली तो 700-800 रुपये केजी है। बिल्कुल सही है। और सारा पाकिस्तान, हालांकि वो खुद भी ब्रोकली कर सकते हैं, लेकिन हम लोग थाईलैंड से मंगवा रहे हैं। नहीं, अगर आप बहावलपुर में ब्रोकली की मार्केट करते हैं मंडी के अलावा, तो आप कहाँ दे सकते हैं? मंडी के अलावा हम लोग रेस्टोरेंट्स को हिट कर सकते हैं, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, जो अपने स्पेशली ये स्टेक जहाँ पे अवेलेबल है वो लोग पेश करते हैं साथ ब्रोकली, उसके बॉइल्ड ब्रोकली को देते हैं साथ, वो लोग हमसे परचेज कर सकते हैं। इम्तियाज़ पे भी तो डिलीवर कर सकते हैं। इम्तियाज़ पे भी की जा सकती है। हाँ, इम्तियाज़ एक अच्छा ऑप्शन है। इम्तियाज़ अच्छा ऑप्शन है। उनको फिर उनकी रिक्वायरमेंट बल्क में है, उसके अंदर फिर कोई भी फार्मर अगर ब्रोकली करके अगर इम्तियाज़ को या अलफता वगैरह को देने की बात करता है, तो वो इस चीज़ का भी ख्याल रखे कि वो सप्लाई चेन मैनेज कर सकता है कि नहीं। अगर सप्लाई चेन मैनेज नहीं हो सकती तो फिर वो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही थोड़े टाइम का होगा। हमारे पास सीज़न बहुत छोटा है यहाँ पे, विंटर का सीज़न ये तो लास्ट टाइम जैसे हुआ था, बाहर ही नहीं आई थी, और उसी की वजह से अभी लास्ट टाइम भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि जो खुद देखा है कि टर्निप जो है उसका साइज छोटा रह गया हीट होने की वजह से। हालांकि नॉर्मली ये अक्टूबर से लेकर जनवरी तक काश्त होता है, जो जनवरी में लगती है वो मार्च में हार्वेस्ट होती है। तो जो हमारा मार्च वाला, जो हमारा जनवरी वाला था, वो मार्च में गर्मी इतनी पड़ी कि उसका साइज ही नहीं बना और टेस्ट जो है वो फीका। ये तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान ही सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है इसके जो ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं। बाकी जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, इंडिया है, इनका कार्बन एमिशन हमसे तो कहीं गुना ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन सफ़र हम कर रहे हैं। सर आपको याद है जब हम BS में थे तो हमारे सीनियर्स ने जो एक्सपेरिमेंट्स लगाए थे ब्रोकली पे, बिल्कुल बड़ी अच्छी ब्रोकली थी वो। हाँ, हमने बॉयल करके खाई भी थी। हाँ, एक था मुझे याद है, बाकायदा राशि साहब ने सालन भी बनाया था उसका खुद। वो ब्रोकली बहुत अच्छी हुई थी। अगर हम उनसे मिलना चाहिए कोई कौन सी वैरायटी थी और उन्होंने कहाँ से मंगवाई थी। हाँ, वैरायटी का इफेक्ट भी तो हो सकता है। हाँ, ये जो हम लगाते हैं ये शायद ग्रीन पी है वैरायटी। हाँ, हो सकता है इसका भी इशू हो, क्योंकि लास्ट में जब मैंने रिसर्च लगाई थी ना एक, उसमें भी इसका बड़ा इशू आया था और वो वैरायटी यही थी। तो हमें पता करना चाहिए कि उन्होंने कौन सी वैरायटी लगाई थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी ये जो चौलिस्तान फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे आप लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर जाएंगे या नहीं? नहीं, हमारा एक्चुअली जो उसका है ना अनड्यूलेटेड बैरन लैंड का है, जो हमारा थीम है ना, सैंड ड्यून्स इनटू ऑर्चर्ड, सैंड ड्यून्स इनटू ऑर्चर्ड, तो हम उसी पे फोकस करेंगे।
क्योंकि अल्ट्रा हाई डेंसिटी वो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम डेजर्ट में प्लांट्स को सर्वाइव करवा रहे हैं। तो बाद में इन फ्यूचर अगर कोई प्लान ऐसा बना तो हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। अच्छा, इसका एक और इशू भी तो है ना, आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी फ्लैट लैंड पे कर सकते हैं, ठीक है, टीलों में नहीं कर सकते। यानी कि जो कॉम्पिटेंट ज़मीन है वो बर्दाश्त कर सकती है। दूसरा इसका ये है कि अगर आप टीले पे जाते हैं ना, टीला जहाँ से आपका नीचे की तरफ मुड़ रहा है, आप वहाँ पे कैसे प्लांट लगा सकते हैं? ठीक है, आपने एक ऊपर प्लांट लगाया, आपने जो डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज कि आप 6 फीट दे रहे हैं डिस्टेंस, अगर आप ऊपर से 6 फीट लेके आते हैं तो वो प्लांट वैसे ही बहुत क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो उसके नीचे आ रहा होगा ना 6 फीट, आपको वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है वैसे भी। हाँ, अगर थोड़ा बहुत हो तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल टीले हैं वहाँ पे आप नहीं कर सकते। फील्ड की बातें बहुत हो गई। अब ये बताओ कि जो बीएस और मास्टर्स के जो 6 साल गुजारे हैं, मतलब मेरे भी 6 साल हो गए हैं, आप लोगों के हो चुके हैं, तो कैसा रहा इस्लामी यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस जो है? पहली बात तो ये कि हमें 7 साल हो गए। कितने साल? 7 साल हो गए। 4 साल हमारे बीएस के, 2 साल हमारे एमफिल के, और 1 साल हमें चुलिस्तान फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। अच्छा, ये तो 7 साल तो बड़ा लंबा अरसा है। आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, यहाँ पे चेंजेस भी आपने विटनेस किए होंगे जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में आई हैं। उसके अलावा आपकी कैसी गुजरी इधर स्टूडेंट लाइफ? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमें बहुत अच्छे फेलोज भी मिले हैं बीएस की लाइफ, एमफिल की। लेकिन एक चीज़ है, बीएस की जो लाइफ होती है ना, वो ज़रा ज़्यादा माइंड फ्री होती है। बंदे ने बिजी यूनिवर्सिटी में आया, नए नए घूमना फिरना, याशी, सारा कुछ, ग्रुपिंग, जॉब की टेंशन नहीं होती, बंदा सिर्फ एंजॉय करता है, पढ़ता है। वो ज़्यादा बीएस के जो 4 साल होते हैं ना, ज़्यादा चिल होते हैं। फिर एमफिल में आ जाता है बंदा, साथ साथ कहता है कि मैं जो है ना वो अपवर्ड जा रहा हूँ, जॉब की टेंशन पड़ जाती है साथ साथ कि अब आगे जाएंगे, जॉब भी करेंगे, ये वो, तो फिर आगे जाके थोड़ी मुश्किलात बढ़ती जाती हैं, टेंशनें बढ़ती जाती हैं। लेकिन जो ज़्यादा एंजॉय वाली लाइफ है वो बीएस की लाइफ है। हमारा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ताल्लुकात बने यूनिवर्सिटी में, काफ़ी सोशल रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बीएस का एक और भी होता है ना कि आप जब बीएस फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं ना, आपके कुछ टीचर्स जो होते हैं वो आपको पहले कहते हैं कि बेटा आप 17 स्किल के ऑफिसर हो। टेंशन सारी वही खत्म हो जाती है। ठीक है, एक और कंसेप्ट है हमारे इधर थोड़ा सा कि आपने और कुछ नहीं है, आपने एग्रीकल्चर किया है, एग्रीकल्चर करके बीएस करके आप फौरन जो है ना पेस्टिसाइड में जॉब पे लग जाते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। मैं इस पे एग्री नहीं करता। बहुत टफ है पेस्टिसाइड में भी जॉब के लिए अब, बहुत मुश्किल। ठीक है ना, बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, कहीं उनको जॉब ही नहीं मिल रही। ये कंसेप्ट तो वैसे स्टूडेंट्स अपने माइंड से निकाल दें कि एग्रीकल्चर करके और कहीं तो पेस्टिसाइड में तो लग ही जाएंगे। इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब तो जो भी कंपनी रिक्वायर करती है न्यू एम्प्लॉय जो भी है, तो उसके लिए वो एक्सपीरियंस इतना मांग लेते हैं कि जो नया स्टूडेंट्स निकलते हैं यूनिवर्सिटी से बीएस करके, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बहुत है। उसके अलावा ना हमारी सोसाइटी में ओवरऑल ये कंसेप्ट को चेंज होने की ज़रूरत है कि बेटा डिग्री कर लोगे जॉब लग जाएगी। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं है, ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था वैसे तो, लेकिन अभी भी वो स्टूडेंट को जब उसकी डिग्री हो जाती है तब उसको समझ आता है कि भाई ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। और उनका माइंड बना होता है, फिर वो डिले बढ़ जाते हैं, मतलब स्लो हो जाते हैं, लर्निंग भी स्लो हो जाती है कि यार डिग्री की कुछ नहीं मिला। फिर वो जहाँ भी जाते हैं किसी को भी, यार मेरी डिग्री तो बकवास है, मुझे तो कुछ नहीं मिला, इस तरह की बातें भी फिर लोग करते हैं। ये कंसेप्ट को चेंज होने की ज़रूरत है मेरा ख्याल है, बहुत ज़रूरत है। कुछ सीखोगे, कुछ स्किल्ड होगे, फिर ही आगे जाके कंपटीशन में जो है ना टेक पार्ट कर सकोगे। देखिए, अब एक क्लास में सपोज के 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब ये सारी अगर ये सोच लें कि हम डिग्री लेके निकलेंगे और हमें जॉब मिल जानी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो आता है बहुत कुछ सीखता है, एक स्टूडेंट आता है जो सीखता ही कुछ नहीं है, अपनी डिग्री के लिए सिर्फ डिग्री करूँगा तो जॉब मिल जाएगी, ये इस तरह नहीं होता। जो सीख के निकला है उसी को मिलेगी ना जॉब। जाहिर सी बात, अगर वही स्टूडेंट दोनों, एक जो सीख के गया जो नहीं सीख के गया, डिग्री दोनों के पास है, कहीं गया इंटरव्यू हुआ है, तो जो सीख के गया होगा वही कुछ उनको बताएगा तो उसको जॉब मिलेगी ना। जो गया ही, जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए आया कि मैं सीखूंगा डिग्री मिल जाएगी, तो उस पर जॉब तो नहीं मिलेगी ना। फिर अपनी डिग्री को खुद ब्लेम देना कि मेरी डिग्री किसी काम की नहीं है, ये नहीं कहना कि मैंने कुछ नहीं किया, ये गलत है।
हाँ, पहले तो ये हमारे पॉडकास्ट के सिलसिले की एक रैंडम वीडियो थी। हमारे डिस्कशन कर रहे थे तो हमने सोचा इसी डिस्कशन को थोड़ा रिकॉर्ड करके जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक भी पहुंचाई जाए। थैंक यू।